Hi, this is R. Ravi and you are watching Level Up Concepts. यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होगा, नथिंग एल्स। दोस्तों, आज मैं फिर से जी एडवांस 2018 का पेपर लेके आया हूँ। तो आज फिज़िक्स पेपर 1 का एक्चुअली सेक्शन 2 डिस्कस करने वाला हूँ। तो सेक्शन 2 में है क्वेश्चन नंबर 7 to 14, जिसके आंसर्स आपको इनपुट करने होते हैं, कीबोर्ड के थ्रू से आंसर्स करने होते हैं। ऑप्शंस नहीं दिया रहता है, तो आपको कीबोर्ड से आंसर, वर्चुअल कीबोर्ड से आंसर को खुद इनपुट करना होता है डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। ऑलराइट, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि उसके जब आंसर की जारी किए जाते हैं आईटीज के द्वारा, तो उसमें एक रेंज ऑफ आंसर दिया रहता है। जैसे अगर मान लो आपने कैलकुलेशन किया और आपका आंसर आया 5.10, तो आईटी डिसाइड करता है कि लेवल ऑफ एरर क्या हो सकता है कैलकुलेशन के दौरान। उसके हिसाब से वो 5.1 के अलावा अगर आप 4.9 से लेके 5.2 में भी 5.3 तक भी अगर आप लिखते हो तो उसको सही माना जाता है। ठीक है, तो ये वो आईटी डिसाइड करता है कि कितना उसको रेंज दिया जाए। ऑलराइट, तो चलते हैं आज का हमारे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सवाल है वेक्टर का। Two vectors a and b are defined as a equals a I cap and vector b is a cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where small a is a constant and omega equals pi by 6 radian per second. तो वेक्टर a x डायरेक्शन में है, a I फिक्स्ड है, और वेक्टर b ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है। तो a cos ओमेगा टी आई प्लस a sin ओमेगा टी जे, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a और ये रोटेट कर रही है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस एक्चुअली a। ठीक है, और उसकी एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा। सर्कुलर मोशन में इस तरह का एक्सप्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो अब कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि अगर इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, मतलब a और b का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल्स √3 टाइम्स डिफरेंस ऑफ a माइनस b, तो एट टाइम t इक्वल्स tau फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ tau इन सेकेंड इज। तो आपको बताना है कि जिस समय पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम a और b के एडिशन का मैग्नीट्यूड a और b के सब्ट्रैक्शन के मैग्नीट्यूड का √3 टाइम्स है, तो वो एट द वेरी फर्स्ट टाइम कब हुआ, उसी का वैल्यू बताना है, जिसको हम लोग tau से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो आई चलते हैं सोल्यूशन पे। सो वेक्टर a है a I कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा स्मॉल a, और वेक्टर b गिवन है a cos ओमेगा टी आई प्लस sin ओमेगा टी जे, तो इसका भी मैग्नीट्यूड एक्चुअली a ही होगा। मैग्नीट्यूड आप वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a इज a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b इज ऑल्सो a। तो दोनों वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स √3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। तो सिंपली हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स वी गेट a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स 3 टाइम्स डिफरेंस का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, r इक्वल्स √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, जहाँ थीटा a और b के बीच का एंगल होता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। ए बी cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं a डॉट बी। सिमिलरली डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी, और 3√3 का स्क्वायर तो 3 हुआ। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स इट। तो सिमिलर टर्म को एक तरफ आपने कर दिया। अब ये जो a डॉट बी है, आप इसको डॉट प्रोडक्ट वाले फार्मूला से लिख सकते हो। जब दो वेक्टर्स का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो, यूनिट वेक्टर्स के अकॉर्डिंग लिखा हो, तो डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला होता है a डॉट बी मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ x कॉम्पोनेंट प्लस प्रोडक्ट ऑफ y कॉम्पोनेंट, ax bx प्लस ay by। तो वो पुट कर देते हैं। a का x कॉम्पोनेंट है a और b का x कॉम्पोनेंट है ये a cos ओमेगा t। सिमिलरली a का y कॉम्पोनेंट है ये 0। वेक्टर b का जो y कॉम्पोनेंट आप देख सकते हो a sin ओमेगा t, तो यहाँ पे रख दिया गया। तो राइट साइड जो है आपका 8a स्क्वायर cos ओमेगा t हो जाएगा और लेफ्ट साइड 4a स्क्वायर। सो 4a स्क्वायर इक्वल्स 8a स्क्वायर cos ओमेगा t। सो सिंप्लीफाई करेंगे, सो cos ओमेगा t विल बी हाफ। तो cos थीटा का हाफ वैल्यू कब होता है, तो cos थीटा का वैल्यू हाफ होता है 60 डिग्री पे π/3 पे। सो ओमेगा टी इक्वल्स π/3, और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है π/6। सो π/60 इज π/3, सो t इक्वल्स tau इक्वल्स 2 सेकेंड।
तो आपको जो आंसर करना होगा वो डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करना होगा, तो यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू 2.00, राइट। तो चलो इसको देखते हैं हम लोग एक दूसरे मेथड से, ज्योमेट्रिकल मेथड से। तो जो चीज़ें दिया गया है उसको हम लोग ज्योमेट्रिकली कैसे विजुअलाइज करते हैं, लेट्स सी। तो दिया हुआ है ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, सपोज ये ओ पी वेक्टर ए है, अब इसमें बी को ऐड करना है, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये रहा वेक्टर बी, ए के हेड पे बी का टेल रख के ड्रॉ किया, तो सो ए के टेल और बी के हेड को मिलाने वाला वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट। और अगर डिफरेंस लेना है तो बी वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना होगा, तो ये पी आर जो है पी क्यू के अपोजिट है, सो इट्स माइनस बी। तो ए और माइनस बी मतलब ए और बी का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा ओ आर, ए माइनस बी। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हम जानते हैं कि जब ए और बी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो वेक्टर मिलता है, एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शन वेक्टर, वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो सो एंगल क्यू ओ आर इज 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है क्यू ओ एंड ओ आर, राइट। तो गिवन दैट जो कंडीशन दिया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स √3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी, तो आप देख सकते हो ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इस ट्रायंगल में दो साइड्स हैं, ठीक है। ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है वो आप देख सकते हो राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड्स है। ए माइनस बी ओ आर है और ए प्लस बी ओ क्यू है, ये एंगल है आपका 90 डिग्री, सो दैट मीन्स इस राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर एंड बेस है। तो ऐसा करते हम लोग मान लेते हैं कि ए माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है मतलब ओ आर की लेंथ जो है वो 1 है, लेट ए माइनस बी इक्वल्स ओ आर इक्वल्स 1। तो फिर ओ क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी, राइट। तो जब ये √3 हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख रहे हो कि बेस है 1, परपेंडिकुलर है √3, तो फिर ये वाली जो एंगल है ये एंगल कितनी हो जाएगी, तो हम लोग निकाल सकते हैं, कोई भी लगा लो tan थीटा। तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस √3/1, तो tan थीटा √3, तो tan 60 डिग्री होता है √3, राइट। तो इसका मतलब है एंगल ओ आर क्यू जो है या ओ आर पी कह लो, ये 60 डिग्री है, राइट। तो अगर ये 60 है तो दूसरा एंगल ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 30 डिग्री, राइट। सो एंगल ओ क्यू आर इज 30। अब आओ वापस आप इस ट्रायंगल पे ओ पी क्यू पे, इसमें ये ओ पी और पी क्यू ये दोनों सेम लेंथ का है, ओ पी इक्वल्स पी क्यू क्योंकि दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो सो इसका मतलब है कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, फाइन। तो अब आपको पता करना है कि ओ पी और पी क्यू मतलब वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है। तो इस लाइन को क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो ये एंगल होगा ए वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, तो जो इस 30 डिग्री और इस 30 डिग्री के सम के इक्वल होगा। तो सो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30 + 30 = 60 विच इज π/3। तो आप ओमेगा टी ले सकते हो π/3 बिकॉज वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ओमेगा टी। वो एक्सप्रेशन से वेरी क्लियर है, इससे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो ओमेगा टी इज π/3, सो π/60 = π/3, टी को सेकेंड 2.00 सेकेंड। तो ये आपको समझाने के लिए था, इतना लग रहा होगा कि ये काफ़ी लंबा हो रहा है, बट ये लंबा नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत छोटा है। आप खुद से जब सोच के देखोगे, करके देखोगे तो ये 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। Two men are walking along a horizontal straight line in the same direction. तो दो आदमी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। द मैन इन फ्रंट वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एंड द मैन बिहाइंड वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आगे आगे चलने वाला 1 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है 2 मीटर पर सेकेंड। ए थर्ड मैन इज स्टैंडिंग एट द हाइट 12 मीटर अबव द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। एक तीसरा आदमी है उसी जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे दोनों आदमी चल रहे थे उसके ऊपर 12 मीटर ऊपर एक तीसरा आदमी है। सच दैट ऑल 3 men आर इन ए वर्टिकल प्लेन, और ये तीनों एक ही वर्टिकल प्लेन में। द 2 वॉकिंग मैन आर ब्लोइंग आइडेंटिकल व्हिसल्स व्हिच इमिट ए साउंड ऑफ फ्रिक्वेंसी 1430 हर्ट्ज। तो दोनों चलने वाले आदमी जो है वो व्हिसल बजा रहा है, दोनों के व्हिसल की फ्रिक्वेंसी सेम है 1430 हर्ट्ज।
द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। At the instant when the moving men are 10 meter apart, the stationary man is equidistant from them। तो कह रहा है ये दोनों चलने वाले आदमी जब 10 मीटर दूर था एक दूसरे से, तो उस समय तो तीसरे आदमी जो कि 12 मीटर की हाइट पर है, उससे दोनों के दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, इक्विडिस्टेंट है। तो ये जो इक्विडिस्टेंट कह रहा है तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, तीनों एक ही प्लेन में है, 3 पॉइंट है, तो ट्रायंगल बनेगा। तो दो आदमी के बीच की दूरी 10 मीटर जब है तो तीसरा उससे इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, राइट। द फ्रिक्वेंसी ऑफ बीट्स इन हर्ट्ज हर्ड बाय स्टेशनरी मैन एट दिस इंस्टेंट इज, राइट। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। चलिए डायग्राम देखो, ये दो सोर्सेज है, जो दो आदमी विजिल बजा रहा है उसको हमने सोर्सेज कहा, S1 एंड S2। और इस दोनों से उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्वेश्चन कह रहा था कि 10 मीटर दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, और कितने हाइट पे है, तो 12 मीटर हाइट पे। तो हमने 12 मीटर हाइट पे आप देख सकते हो दिखाया है कि 12 मीटर हाइट पे ये तीसरा आदमी यहाँ पे होगा, और दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल है, सो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जिस समय दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 10 मीटर, ये दोनों इक्वल है। यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे जो 12 मीटर हाइट है, तो डेफिनेटली इस बेस को बाइसेक्ट करेगा, सो ये 5 मीटर एंड 5 मीटर डिस्टेंस हो गया, बाइसेक्ट करा। तो इसका जो हाइपोटेनस है, मतलब इस तीसरे आदमी से पहले और दूसरे आदमी की दूरी, ये 5, 12, तो ये आप जानते हो पाइथागोरस से हमसे 13 आएगा, राइट। अब चलते हैं इसके स्पीड पे। तो पहले का स्पीड है u1 जो पीछे पीछे चल रहा है, और आगे जो चल रहा था उसका स्पीड u2 मान लिया हमने, विच इज़ 1 मीटर पर सेकेंड। ये एंगल्स डेफिनेटली आप जानते हो कि चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये दोनों इक्वल होगा, सो लेट इट बी थीटा। तो कॉस थीटा ट्रायंगल से कितना हो जाएगा, आप देख सकते हो कॉस थीटा इज 5/13, ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5/13। ये कॉस थीटा ही क्यों फाइंड किया, तो इसलिए किया क्योंकि ये जो वेलोसिटी है u1, इसको जब हम लोग रिजॉल्व करेंगे along the line joining the source and observer, तो उसमें ये u1 cos थीटा आएगा, यहाँ भी cos थीटा आना है, ठीक है। तो लेट्स सी, now find the component of the velocity of sources along the line joining the source and the observer। तो हम लोग ये कंपोनेंट फाइंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो डॉपलर इफेक्ट में जो फ्रिक्वेंसी अपरेंट फ्रिक्वेंसी आप लोग चेंज महसूस करते हो, तो वो डिपेंड करता है ऑन द वेलोसिटी कंपोनेंट along the line joining the source and the observer, right। तो इसलिए हम लोग सोर्स का वेलोसिटी हो या ऑब्जर्वर का वेलोसिटी, जिस किसी का भी वेलोसिटी हो, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो लाइन ज्वाइनिंग द सोर्स एंड ऑब्जर्वर होगा, उसी के अलोंग हम लोग सारे वेलोसिटीज़ के कंपोनेंट्स लेते हैं, राइट। क्योंकि वही वेलोसिटी अफेक्ट करता है फ्रिक्वेंसी को, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला वेलोसिटी फ्रिक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाता है, राइट। तो सो u1 का कंपोनेंट हो जाएगा u1 cos थीटा, ये सिंपल है। u2 का कंपोनेंट, इसको ज़रा हम लोग इधर एक्सटेंड कर देंगे तो ये एंगल भी हो जाएगा कितना, थीटा हो जाएगा, इसलिए ये कंपोनेंट u2 cos थीटा हो जाएगा। सिर्फ एक कंपोनेंट हमने दिखाया जो हमारे लिए रिलेवेंट है। तो गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर विच इज 330 मीटर पर सेकेंड, तो नाउ यूज द फॉर्मूला फॉर डॉपलर इफेक्ट, अपरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 साउंड्स आर। तो दोनों आदमी ने जो व्हिसल बजाया, वो व्हिसल की साउंड अब ऑब्जर्वर तक पहुंच रही होगी, तो वो उसको कितना महसूस कर रहा है, कितना फील कर रहा है। तो ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी हम लोग फाइंड करते हैं। तो पहले सोर्स से जो साउंड आया उसके लिए F1 इक्वल्स क्या होगा, तो फ्रॉम डॉपलर इफेक्ट अपरेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, V माइनस VO डिवाइडेड बाई V माइनस VS इंटू F, जहाँ V वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, VO ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, VS सोर्स की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये ऑब्जर्वर जो है हमारा स्टेशनरी है, तो VO हो जाएगी 0, इसलिए यहाँ पे V माइनस 0, राइट। V माइनस VS, तो V तो साउंड की स्पीड है, और ये VS जो है हम सोर्स का वेलोसिटी लेंगे, लेकिन वो कंपोनेंट लेंगे जो उस मोमेंट पे सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है, जो कि यहाँ पे u1 cos थीटा होगा। सो V माइनस u1 cos थीटा हो जाएगा। और बी केयरफुल, ये V जो है हम लोग ये जो u1 cos थीटा लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम लोग लेते हैं फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, तो ये u1 cos थीटा सोर्स टू ऑब्जर्वर के डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ ये प्लस u1 cos थीटा ही लिया गया। ये तो माइनस जो है फार्मूला का है पहले से है, यहाँ पे प्लस u1 cos थीटा है। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा V बाय V माइनस u1 cos थीटा टाइम्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
v से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया f टाइम्स 1/1 माइनस u1 बाई वी कॉस थीटा। इसको आप ऊपर ले जाओ तो ये पावर हो जाएगा -1। और हम लोग जानते हैं यहाँ u1 जो है वेरी स्मॉल है, u1 जस्ट 2 मीटर पर सेकेंड है और v है 330 मीटर पर सेकेंड। तो ये u बाई वी का रेशियो जो है ये वेरी वेरी स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 1। तो यहाँ पे हम लोग अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस u1 बाई वी कॉस थीटा। सो f टाइम्स 1 प्लस u1 बाई वी कॉस थीटा। फाइन। तो एज u1 इज लेस देन सिमिलरली f2 फाइंड कर सकते हैं। f2 हो जाएगा f टाइम्स v बाय v प्लस u2 कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखो ये जो माइनस था फार्मूला वो प्लस बन गया, बिकॉज ये u2 कॉस थीटा सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाले इस लाइन के अपोजिट है। वेलोसिटी ऑफ साउंड मानते हैं फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, और उसके ये अपोजिट है, इससे ये कंपोनेंट एक्चुअली नेगेटिव है, माइनस u2 कॉस थीटा है। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस u2 कॉस थीटा हो गया। फाइन। और उसी तरह से इसको भी अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये आ जाएगा f टाइम्स 1 माइनस u2 बाई वी कॉस थीटा। बीट फ्रिक्वेंसी आपको फाइंड करनी थी, तो आप जानते हो बीट फ्रिक्वेंसी होता है जो भी फ्रिक्वेंसी आप सुन रहे हो, जो भी साउंड सुन रहे हो, अपेरेंटली जो फ्रिक्वेंसी आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसका डिफरेंस। सो दोनों का डिफरेंस ले लो। देयरफॉर बीट फ्रिक्वेंसी इक्वल्स f1 माइनस f2। तो f1 का वैल्यू रखो, f2 का वैल्यू रखो, ये वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा f टाइम्स u1 बाई वी कॉस थीटा प्लस u2 बाई वी कॉस थीटा v ये सब कॉमन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा f टाइम्स u1 प्लस u2 बाई वी कॉस थीटा, और इसे वैल्यू रख दो। तो फाइनली यू विल गेट 5.00 हर्ट्ज। बी केयरफुल अगेन, यहाँ पे आंसर जब आप करोगे एग्जाम हॉल में तो आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक लिखना होता है। तो 5.00 हर्ट्ज। फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए रिंग एंड अ डिस्क आर इनिशियली एट रेस्ट साइड बाय साइड। तो एक रिंग और एक डिस्क है जो साइड बाय साइड अगल बगल रखा गया है, इनिशियली रेस्ट में है। एट द टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन इज मिक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो दोनों को एक इंक्लाइन प्लेन के टॉप पर रखा गया है जिसका इंक्लिनेशन है 60 डिग्री। दे स्टार्ट टू रोल विदाउट स्लिपिंग एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये दोनों रोलिंग करना शुरू किया विदाउट स्लिपिंग, प्योर रोलिंग जिसको हम लोग कहते हैं, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम थ्रू द शॉर्टेस्ट पाथ, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। The time difference between their reaching the ground is 2 minus root 3 by root 10 सेकेंड। तो ये रिंग और डिस्क को जब इंक्लाइन प्लेन के टॉप से छोड़ दिया गया तो रोल करते हुए दोनों नीचे आएंगे। तो दोनों नीचे क्या एक ही समय पे आएंगे? तो डेफिनेटली नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर इज अ टाइम डिफरेंस, और वो टाइम डिफरेंस है 2 minus root 3 by root 10 सेकेंड। एंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइन प्लेन इन मीटर्स इज। तो आपको उस इंक्लाइन प्लेन की हाइट h फाइंड करनी है। तो लेट्स सी, क्वेश्चन सिंपल है, बस फार्मूला एक आपको पता होना चाहिए और ये आप आंसर कर सकते हो। वो फार्मूला है एक्सेलेरेशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, एक्सेलेरेशन ऑफ ए रोलिंग बॉडी डाउन द इंक्लाइन प्लेन। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो सपोज ये है इंक्लाइन प्लेन जिसकी इंक्लिनेशन है 60 डिग्री, इस पर ये एक रिंग है, ये एक डिस्क है, सिलेंडर कह लो, डिस्क कह लो, एक ही बात होती है। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन इज गिवन बाय ए इक्वल जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर। तो ये जो इसमें थीटा है, ये जिसमें थीटा है, ये थीटा इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन हो गया। आई सी एम इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, दैट्स व्हाई आई सी एम। एम उस बॉडी की मास है और आर उसका रेडियस है। तो आई सी एम इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोलिंग बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, एम इज मास ऑफ द रोलिंग बॉडी and r equals radius of the rolling body. Fine. तो अब ये जो रिंग है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो रिंग के लिए हम तो जानते हैं इस रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। तो सो आई सी एम mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगी। सो जी साइन थीटा बाई 2 हो जाएगी, राइट। जी साइन थीटा बाई 1 प्लस 1, सो जी साइन थीटा बाई 2। सिमिलरली डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए आई सी एम हो जाता है हाफ mr स्क्वायर, ठीक है। सो ये 1 प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। So ultimately you will get 2g sin theta by 3, ठीक है। तो रिंग की एक्सेलेरेशन है g sin theta by 2, 0.5 g sin theta कह सकते हैं, और 2/3 g sin theta। तो किसकी एक्सेलेरेशन ज़्यादा है? डिस्क की एक्सेलेरेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिंग। तो सो इसका मतलब कौन पहले नीचे आएगा? डिस्क पहले नीचे आएगा और रिंग बाद में आएगी, पीछे से आएगी। तो रिंग को ज़्यादा समय लगेगा नीचे आने में और डिस्क को कम समय लगेगा।
तो लेट एच बी द हाइट ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, मान लेते हैं इसकी हाइट है एच और यही एच आपको फाइंड करना है। देन द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, ये जो एल है इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है, ये हो जाएगी एच बाय साइन थीटा। तो टाइम टेकन बाय द रोलिंग बॉडी टू रीच द बॉटम, कितना होगा टाइम टेकन, द टी कोस अंडर रूट 12 बाय, ये फॉर्मूला जो है बहुत ही यूजफुल होता है, वेरी सिंपल होता है। ये हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो आप मोशन इन वन डायमेंशन में पढ़े हो एक्स इक्वस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो जब बॉडी रेस्ट में हो तो यू हो जाता है 0, सो एक्स इक्वस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसके लिए जब आप टाइम को सॉल्व करके लिखोगे तो अंडर रूट 2x बाई ए हो जाएगा। तो ये फार्मूला तब हम लोग अप्लाई करते हैं जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इस केसेस में भी जब ये दोनों डाउन द इंक्लाइन रोल करते हैं नीचे आती है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, और इनिशियल वेलोसिटी है 0। तो मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, विथ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब L डिस्टेंस, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में, डिस्प्लेसमेंट होने में टाइम हो जाएगी अंडर रूट 2L बाई ए। ऑलराइट, तो इसे पुट कर देते हैं। ये देख सकते हो इसका एनिमेशन, डिस्क पहले आई और रिंग बाद में आई। राइट, लेट्स सी वन मोर टाइम। ठीक है, तो यही टाइम डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो लेट्स फाइंड दिस टाइम डिफरेंस। तो रिंग के लिए हो जाएगा L का वैल्यू रख दो h बाई साइन थीटा और g साइन थीटा बाई 2 एक्सेलरेशन है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा आपको 4 अंडर रूट 4 h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 होता है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 h बाई 3g। तो रिंग का टाइम है। नाउ फाइंड द टाइम फॉर द डिस्क। तो डिस्क के लिए एक्सेलरेशन है 2g साइन थीटा बाई 3, तो इसको सॉल्व करोगे आप, जाएगा 3h बाई जी साइन स्क्वायर थीटा, अगेन साइन 60 डिग्री रूट 3 बाई 2 रख दो, तो ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट 4h बाई 3। फाइन, तो रिंग के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा और डिस्क के लिए कम लगेगा, तो टी रिंग माइनस टी डिस्क, यही आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी रिंग माइनस टी डिस्क इज 2 माइनस रूट 3 बाई रूट 10। सो ये वैल्यू आप रख दो, इसके बाद आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो। So ultimately you will get h equals 3 by 4 meter, right? So h equals 0.75 meter. Fine. तो ये था क्वेश्चन नंबर 9. Now let's move on to the question number 10. तो ये डायग्राम देख लो, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक है, मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। तो लेट्स से a spring block system is resting on a frictionless floor as shown in the figure. The spring constant is 2 Newton per meter. The spring block system है, frictionless floor है, there is no friction, और spring का constant है 2 Newton per meter, और mass of the block is 2 किलोग्राम। The spring से जो attached mass है उसका mass है, spring से जो attached block है उसका mass है 2 किलोग्राम। Ignore the mass of the spring. तो इनिशियली spring में कोई elongation नहीं है, compression नहीं है, on stretched है। Another block of mass 1 kilogram moving with a speed of 2 meter per second collides elastically with the first block. तो एक और दूसरा ब्लॉक है 1 किलोग्राम मास का जो 2 मीटर पर सेकेंड से चलते हुए पहले ब्लॉक से आके कोलाइड करती है, और कोलिजन कैसा है, तो इलास्टिक है। द कोलिजन इज सच दैट द 2 किलोग्राम ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल। और ये कोलिजन ऐसा है कि कह रहा है कि 2 किलोग्राम ब्लॉक जो कि स्प्रिंग से अटैच्ड है, जब कोलिजन होगा तो 2 किलोग्राम ब्लॉक कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी, राइट वर्ड चलेगी, तो इतना नहीं हो जाता है कि ये वॉल से जाके टकरा जाए। ऑलराइट, तो सो इसका मतलब स्प्रिंग का जो कंप्रेशन होने वाला है वो पूरी की पूरी लेंथ नहीं होने वाली, क्योंकि पूरी लेंथ हो जाएगी तभी ऐसा हो सकता है। राइट, द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द 2 ब्लॉक्स ऑन द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ऑन अ स्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन। तो आपको बताना है कि कोलिजन के बाद ये 2 किलोग्राम ब्लॉक, आप समझ सकते हो कि कोलिजन जब होगी तो 2 किलोग्राम ब्लॉक राइट वर्ड चलेगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, फिर वापस आएगी, तो इसी पोजीशन पे जहाँ से वो चलना शुरू किया था वहाँ पे जब वापस आ जाए तो उस समय आपको बताना है कि 2 किलोग्राम ब्लॉक और 1 किलोग्राम ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो 2 किलोग्राम ब्लॉक की कहानी तो समझ गए कि कोलिजन के बाद राइट वर्ड जाएगा फिर वापस आएंगे, बट 1 किलोग्राम ब्लॉक का क्या होगा, ये जो कोलाइड करेगी 2 किलोग्राम ब्लॉक से, तो कोलिजन के बाद मे भी वो रिवर्स हो जाएगी, वापस हो जाएगी और वापस चलती रहेगी। फाइन, तो आपको उस टाइम फाइंड करना है कि कब 2 किलोग्राम ब्लॉक टकराने के बाद वहाँ पे अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाती है। अब वो टाइम अगर मिल जाए
तो 1 किलोग्राम ब्लॉक के वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन जो मिलेगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस मिल जाएगा। लेट्स सी जस्ट बिफोर कोलिजन, तो ये आपको डायग्राम से मैं दिखा रहा हूँ कि जस्ट बिफोर कोलिजन ये सिचुएशन है कि 1 किलोग्राम वाली ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड से आकर टकराने वाली है 2 किलोग्राम वाले ब्लॉक से, और जस्ट आफ्टर कोलिजन लेट्स से दोनों की वेलोसिटीज हमने मान लिया v1 एंड v2। कोलिजन से जस्ट पहले 1 किलोग्राम चल रही है और 2 किलोग्राम ब्लॉक रेस्ट में है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन मान लिया दोनों का वेलोसिटीज है v1 एंड v2, और वो भी राइट वर्ड ही है। तो राइट वर्ड हमने मान लिया है, लेकिन सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या आता है। अगर पॉजिटिव आया तो यही डायरेक्शन होगा, बट किसी का साइन अगर नेगेटिव आ जाता है इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने माना उस डायरेक्शन में नहीं है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो लेट्स सी, तो आप जानते हो कोलिजन का कोई भी प्रॉब्लम है उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एप्लीकेबल होगा। सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जस्ट बिफोर कोलिजन के लिए इसका मोमेंटम 1 इंटू 2, ये रेस्ट में है सो 2 इंटू 0, तो कोलिजन के जस्ट आफ्टर 1 इंटू v1 और इसका 2 इंटू v2। फाइन, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स v1 प्लस 2v2। ये तो एक इक्वेशन हुआ, v1 और v2 दो वेरिएबल है, सॉल्व करने के एक और इक्वेशन चाहिए। तो ध्यान दो प्रॉब्लम क्या कहा था, कोलिजन किस टाइप का है, इलास्टिक कोलिजन है, और इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हो कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। कोलिजन के जस्ट पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या कोलिजन के जस्ट आफ्टर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दे आर इक्वल। तो उस फैक्ट का यूज करते हैं। एज ए कोलिजन इलास्टिक वी हैव रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो इसका अप्रोच का वेलोसिटी क्या है, ये 2 है, ये 0 है, सो 2 माइनस 0, और रिसीड करने का, दूर जाने का, तो v2 माइनस v1। फाइन, सो ये हो जाएगा 2 इक्वल्स v2 माइनस v1। वेरी सिंपल है ये दो इक्वेशंस, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। तो उसके लिए बस ऐड कर दो, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा v2 विच इज़ 4/3 मीटर पर सेकेंड। सो v1 भी मिल जाएगा, v2 अगर 4/3 है तो 1 और 2 किसी से भी आप कह सकते हो। सो फ्रॉम 2 v1 इक्वल्स v2 माइनस 2, v2 माइनस 2 तो v2 4/3 रख दो, जाएगा -2/3 मीटर पर सेकेंड। तो ध्यान दो यहाँ पे ये जो आपका v1 आया है वो नेगेटिव आया है, ठीक है, ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब ये जो v1 हमने इधर माना था ये एक्चुअली में राइट वर्ड नहीं जा रही है, कोलिजन के जस्ट बाद ये वापस हो गई है, ठीक है, 2/3 मीटर पर सेकेंड से। तो जिस समय कोलिजन हो रहा था दोनों ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस कितना था, 0, दोनों कांटेक्ट में था। और जस्ट आफ्टर द कोलिजन 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक ये वाली ये राइट वर्ड चल रही है, और 1 किलोग्राम वाली ब्लॉक ये लेफ्ट वर्ड चल रही है। फाइन, तो अब ये जो है आपका सेपरेशन होने लगेगा दोनों के बीच। फाइन, तो सेपरेशन किस समय बताना है, जब 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटीज हैं। अब इस डायग्राम पे देखो, ये ब्लॉक यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से थोड़ा इधर आया, ठीक है, रुका और फिर वापस हो गया, स्प्रिंग की वजह से ऐसा ही होगा। तो ये स्प्रिंग का जो है पहले कंप्रेशन हुआ फिर एलोंगेशन हुआ। जब स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आप जानते हो जब अटैच्ड होता है ऑसिलेट करती है, तो उस ऑसिलेशन का ये आधा हिस्सा है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पे जाना और फिर एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पे वापस आना, ये हाफ ऑफ द ऑसिलेशन है। तो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन का टाइम हम लोग जानते हैं। तो आफ्टर कोलिजन द स्प्रिंग विल रिटर्न टू इट्स ऑन स्ट्रेट पोजीशन आफ्टर अ टाइम ऑफ t/2, कैपिटल t/2 मतलब हाफ ऑफ द ऑसिलेशन। सो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, तो 2π√m/k में से 2 गायब कर दिया, π√m/k हो गया ये, ठीक है। तो इसमें सब वैल्यू रख दिया, m2 है क्योंकि यही ब्लॉक ऑसिलेट कर रही है, k का वैल्यू 2 दिया वही है, तो ये हो गया पाई सेकेंड के बाद ये वापस आ जाएगी। तब तक ये ब्लॉक जो है यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो यही डिस्टेंस आपको बताना है। इसका वेलोसिटी कोलिजन के बाद है ये 2/3 में इस टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। सो डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक्स एट दिस मोमेंट इज velocity into time 2/3 into pi, so 2.09 मीटर। ऑलराइट, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, है ना। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो ये 15 से 20 सेकंड काफ़ी है सॉल्व करने के लिए, है ना। बस v1 और v2 ही तो फाइंड करना है, उसके बाद तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए,
कि ये ब्लॉक 2 किलोग्राम जो है आधा ऑसिलेशन परफॉर्म करेगी जितने देर में, उतने देर में टाइम बताना है, सो वेलोसिटी इनटू टाइम। ये सब हम लोगों ने सेपरेटली ये सब फाइंड किया। ये एक बार में आप यहाँ पे लिख सकते थे। जब V1 फाइंड कर लिया तो 2/3 टाइम्स बाय √m/k और सॉल्व हो जाता। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। 3 identical capacitors C1, C2 and C3 have a capacitance of 1 microfarad। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर है और तीनों का कैपेसिटेंस सेम है 1 microfarad, and they are uncharged initially। They are connected in a circuit as shown in the figure, and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative permittivity epsilon r। तो कनेक्शन आप देखो, उस कनेक्शन करने के बाद C1 को एक डायलैक्ट्रिक से फिल कर दिया गया। The cell electromotive force V0 is 8 volt। First, the switch S1 is closed while the switch S2 is kept open when the capacitor C3 is fully charged. Now S1 is opened and S2 is closed simultaneously. When all the capacitors reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 microcoulomb. The value of epsilon r is। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको समझने की ज़रूरत है। समझ लोगे, कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है ना, बस कॉन्सेप्ट से क्लियर होना चाहिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इसका ये EMF है 8 वोल्ट। C1 C2 ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, उसके पैरेलल में C3 है, यहाँ दो स्विचेज है S1 एंड S2। तो क्या किया गया, C1 इज देन फिल्ड कम्प्लीटली विथ ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। ये कनेक्शन के बाद इसको एक डायलेक्ट्रिक से फिल कर दिया। फाइन। अब स्विचेज का जो गेम चल रहा है, प्ले चल रहा है, उसको देखो। फर्स्ट स्विच S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज केप्ट ओपन। S1 को क्लोज करेंगे और S2 जब ओपन ही रखेंगे, तो इसको जब आप क्लोज कर दोगे, इसको क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ये C3 केवल चार्ज होगा। C1 और C2 पे कोई चार्ज आने वाला नहीं है। तो C3 पे कितना चार्ज आएगा वो वेरी इजीली फाइंड कर सकते हो। ये जब मिल जाएगा तो उसके बाद कह रहा है कि S1 को ओपन कर दिया और उसी समय S2 को क्लोज कर दिया। तो अब इस बैटरी से तब कोई लेना देना नहीं रहेगा, इसको हटा दो। ठीक है, ये C3 जो चार्ज है ऑलरेडी वही इसके लिए सोर्सेज की तरह काम करेगा। फिर इन दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो चार्जेस फाइंड कर लो, पोटेंशियल फाइंड कर लो, कैपेसिटेंस मिल जाएगा, फिर एप्सिलॉन r मिल जाएगा। है ना सिंपल। चलो करके देखते हैं। तो ये है डायग्राम हमारा। व्हेन S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज ओपन, इसे क्लोज कर दिया और S2 इज केप्ट ओपन, द चार्ज विल बी ऑन C3 ओनली, सो देयर विल बी नो चार्ज ऑन C1 एंड C2। तो चार्ज ऑन C3 इज, आप जानते हैं कि वो CV होता है, तो 1 माइक्रोफैराड। C3 का कैपेसिटेंस है इंटू 8 वोल्ट, से हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम। तो C3 का चार्ज हो गया, देख सकते हो आप। नाउ S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। अब S1 को ओपन कर देते हैं और S2 को क्लोज कर देते हैं साइमल्टेनियसली, है। तो सो फिर क्या होगा कि ये जो है हमारे इस सर्किट में इसका कोई रोल अब नहीं रहा, इसको छोड़ दो, भूल जाओ इसको अब। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम चार्ज ऑन C3 इज नो 5 माइक्रोकूलम। जहाँ पे 8 माइक्रोकूलम C3 पे था, अब वहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 माइक्रोकूलम है। तो ये रहा 5 माइक्रोकूलम। जो 5 है तो इसका मतलब इसका 3 माइक्रोकूलम यहाँ से फ्लो करके इस पे आ गया, है ना, इधर से नेगेटिव चार्जेस पे आ गए। तो ये C1 और C2 सीरीज में है, तो डेफिनेटली दोनों पे चार्जेस सेम होगा। तो इस पर भी ±3 माइक्रोकूलम और इस पर भी ±3 माइक्रोकूलम। सो देयरफॉर चार्ज ऑन C1 एज वेल एज C2 इज 3 माइक्रोकूलम। फाइन। तो अब क्या करते हैं हम लोग, चार्जेस तो पता चल गया। अब ये जो C3 है वो पैरेलल में है C1 और C2 के। सो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ तक का, दोनों ब्रांचेज का सेम होगा। तो C3 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स Q/C, तो 5/1 5 वोल्ट है। तो ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी दोनों मिला के 5 वोल्ट ही होगा, है ना। तो पोटेंशियल को बैलेंस कर दो। तो फ्रॉम लूप लॉ वी हैव V1 + V2 = V3। V1 मतलब C1 का पोटेंशियल, V2 मतलब C2 का पोटेंशियल, और V3 मतलब C3 का पोटेंशियल। तो V1 क्या होगा, तो V1 हो जाएगा, इस पे चार्ज है 3, सो Q/C। तो 3 डिवाइडेड बाय C जो है, यहाँ पे ध्यान दो, जब ये डायलैक्ट्रिक नहीं था तो इसका कैपेसिटेंस था 1 माइक्रोफैराड। विथ डायलैक्ट्रिक बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आप डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हो, किसी भी कैपेसिटर के बीच में फुल्ली फिल कर देते हो, तो वो एप्सिलॉन r टाइम्स बढ़ जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एप्सिलॉन r टाइम्स 1 इनिशियल कैपेसिटेंस। V2 कितना हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाई इसका कैपेसिटेंस 1, V3 5 डिवाइडेड बाई 1। सो सिंपल, अब कैलकुलेशन कर सकते हो।
So epsilon r is 3/2, right? So 3/epsilon r is 2, so epsilon r is 3/2, so that means 1.50. Fine. Now question number 12. In the xy plane, the region y greater than 0 has a uniform magnetic field B1K, and the region y less than 0 has another uniform magnetic field B2 cap. A positively charged particle is projected from the origin along the positive y axis with a speed v0 equals pi meter per second at t equals 0 as shown in the figure. तो एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है ऑरिजिन से, यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी पाई मीटर पर सेकेंड, और किस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया गया है. फाइन. तो लेट टी इक्वल्स टी बी द टाइम व्हेन द पार्टिकल क्रॉसेज द एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कह रहा है कैपिटल टी एक ऐसा टाइम है जिस पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस को क्रॉस करती है फ्रॉम बिलो, नीचे से. ठीक है, तब इसका मतलब पार्टिकल पहले ऊपर वाले रीजन में होगी, फिर नीचे वाले रीजन में आएगी और क्रॉस करेगी. तो ए बी टू इक्वल्स 4b1 द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड along the x axis in the time interval t is. तो b2 और b1 का रेशियो दे रखा है, b2 is 4 times b1. तो आपको बताना है इस t टाइम में जब पार्टिकल पहली बार नीचे से x एक्सिस को क्रॉस कर रही होगी तो उस टाइम तक में एवरेज स्पीड along the x एक्सिस क्या होगा. तो एवरेज स्पीड तो हम लोग समझते हैं, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. राइट. तो ये टाइम t जो है वो हमें फाइंड करना होगा, और x एक्सिस के अलावा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो फाइंड करना होगा. उसके बाद आपको स्पीड मिल जाएगी, एवरेज स्पीड. फाइन. तो लेट्स सी, ये है हमारा डायग्राम. ठीक है, अब ये डायग्राम आया कैसे, लेट्स सी. तो ये जो पार्टिकल यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, तो आप जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट हम लोग करते हैं तो उसका पाथ होता है सर्कुलर. ठीक है, अब सर्कुलर है तो किस सेंस में होगा सर्कल, लेट्स सी. तो राइट हैंड थंब रूल से आप डिसाइड करते हो कि सर्कुलर पाथ जो होगा, जैसे यहाँ से चला तो ये क्लॉकवाइज होता या एंटी क्लॉकवाइज होता. क्लॉकवाइज यहाँ पे दिखाया गया ऐसे आएगा, फिर उसके बाद ऐसे आएगा. क्यों, तो राइट हैंड थंब रूल से फोर्सेस का डायरेक्शन फाइंड कर लो आप. ठीक है, तो क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी इस डायरेक्शन में है. ठीक है, जे कैप के डायरेक्शन में है वी, और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है जेड कैप के डायरेक्शन में है. तो जे क्रॉस के होता है आई, तो इस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, इसलिए इसका पाथ इधर बेंड हो जाएगा, तो इसका क्लॉकवाइज पाथ होगा. फाइन. फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए उसका रेडियस भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी. तो B2 जो है B1 से बड़ा है, सो रेडियस स्मॉलर हो जाएगा. क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ का रेडियस होता है R इक्वल्स mv/qb. तो b डिनोमिनेटर में है, तो जो b बड़ा होगा उस रीजन में रेडियस छोटा होगा, तो इसलिए B2 रीजन में ये रेडियस छोटा हो गया. तो ये इधर से आया, फिर इस तरह से रोटेट करते यहाँ जब पहुँचे तो पहली बार ये फिर नीचे से एक्स एक्सिस को क्रॉस करने वाला है. तो ये कौन सा टाइम पे होने वाला है, t टाइम पे, और यही टाइम फाइंड करना है. टाइम फाइंड कर लोगे और फिर डिस्टेंस भी फाइंड करना है. तो एक्स एक्सिस के अलावा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एक्स एक्सिस के अलावा पहले तो एक यहाँ से ये यहाँ तक पहुँच गया, तो इसका रेडियस अगर r1 है तो ये 2r1 हो गया. अब फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया तो ये 2r2, मतलब 2r1 + 2r2. बिंगो हो गया. बस r1 और r2 आपको पता होना चाहिए. तो 2r1 2r2 r1 r2 पता कर लो, टाइम पता कर लो, डिवाइड कर दो. तो ये इसका सिमुलेशन है. ठीक है, देखो फिर से देखो कि पार्टिकल कैसे ट्रेवल कर रही है. तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो आप जानते हो उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस, स्पीड में कोई चेंजेस नहीं होता. डायरेक्शन चेंज होते रहता है बट उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, तो अब ये टाइम कैसे फाइंड करेंगे और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी. आप समझ गए हो कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल है, इसके आगे 10 सेकेंड का काम है. फाइन, चलो देखते हैं. गिवन v0 इज पाई मीटर पर सेकेंड, v2 इज 4b1, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द रीजन y ग्रेटर देन 0. जिस रीजन में फील्ड b1 है तो r1 इज mv/qb होता है, तो mv0/qb1. रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन द रीजन y लेस देन 0,
तो mv0/q b2 दिया हुआ है 4b1, उसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो जाएगा r1/4 टाइम्स, दैट मीन्स r1 इक्वल्स 4r2। r1 और r2 में ये रिलेशन हो गया, r1 इक्वल्स 4r2। टाइम स्पेंट इन b1, तो ये जो टाइम स्पेंट इन b1 है, आप देखो सर्कुलर पाथ का आधा हिस्सा है। पार्टिकल किसी भी रीजन में y>0 रीजन में भी ये आधा सेमी सर्किल पे ट्रेवल किया, फिर ये भी सेमी सर्किल है, तो टाइम पीरियड का हाफ ले लेंगे। द टाइम स्पेंड इन b1 इज πm/qb1। ध्यान दीजिए πm/qb1 क्यों लिखा भाई, क्योंकि सर्कुलर पाथ के लिए टाइम पीरियड होता है वो होता है 2πm/q टाइम्स b1, तो सो यहाँ 2 गायब कर दो, आधा होना है। सिमिलरली b2 के लिए तो πm/q b2, फिर b2 को 4b1 रख दो आप, तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा t1/4। सो t1 इक्वल्स 4t2, तो r1 इक्वल्स 4r2 हो गया, t1 इक्वल्स 4t2 हो गया। अब बस आपको डिस्टेंस और टाइम ऐड करके डिवाइड कर देना, वही डेटा फिर से एक साथ लिख दिया गया है। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग x एक्सिस इज 2r1 + 2r2, तो r1 की जगह 4r2 रख दो, तो अल्टीमेटली हो जाएगा 10r2। इसी तरह टाइम के लिए t1 + t2, तो t1 इज 4t2, दैट मीन्स 5t2, तो सो स्पीड अलोंग द x एक्सिस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस है 10r2 और टोटल टाइम है 5t2, तो r2 और t2 का वैल्यू रख दो यहाँ पे। r2 हो गया mv0/qb2 ये, और t2 को रिवर्स करके लिख दो qb2/πm, सो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा 2v0/π, और v0 का वैल्यू है पाई, तो सो ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया एवरेज स्पीड का 2.00 मीटर पर सेकेंड। सो है ना वेरी सिंपल। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। Sunlight of intensity 1.3 kilowatt per meter square is incident normally on a thin convex lens of focal length 20 centimeter. Ignore the energy loss of light due to the lens and assume that the lens aperture size is much smaller than its focal length. The average intensity of light in kilowatt per meter square at a distance 22 centimeter from the lens on the other side is. तो सनलाइट किसी लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल कर रही है, सनलाइट की इंटेंसिटी दिया 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, और लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो सनलाइट जब लेंस पे फॉल करेगी तो उसका कुछ हिस्सा लेंस के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिया जाता है, तो आपको ये सब एनर्जी लॉसेस इग्नोर करना है, ठीक है। जितना लेंस पे फॉल किया वो सब के सब मानो दूसरी तरफ रिफ्रैक्ट हो जाएगा, कोई लॉसेस नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी एज्यूम करना है कि लेंस का एपर्चर जो है मच स्मॉलर देन इट्स फोकल लेंथ है, फाइन। तो आपको फाइंड करना है लेंस से, देखो फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और वहाँ से आपको लेंस से 22 सेंटीमीटर बताना है इंटेंसिटी ऑन द अदर साइड, रिफ्रैक्शन के बाद दूसरे तरफ, मतलब फोकल लेंथ से 2 सेंटीमीटर थोड़ा और आगे। तो लेट्स सी, ये है लेंस, इस पर लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद आप जानते हो अगर अपर्चर छोटा है फोकल लेंथ से तो सब एक कॉमन फोकस से पास होगी, वैसा ही दिखाया गया आपको, एक फिर से देखो, है ना। तो इंटेंसिटी जो गिवन है, जो लेंस से फॉल किया है वो है 1.3 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें जो इस बीम में जितनी एनर्जी है, ठीक है, इस बीम में जितनी एनर्जी है, इस सारा का सारा एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ज कर जा रहा है। तो जहाँ कन्वर्ज किया फिर उसके बाद वो एनर्जी डाइवर्ज करेगा इस एंगल के बीच में, है ना, ठीक है। इस सॉलिड एंगल में क्या होगा, ये एनर्जी फिर से डाइवर्ज करेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, जहाँ पे कन्वर्ज किया है वो फोकल पॉइंट है। मान लो कि इसका जो एपर्चर है, लेंस का एपर्चर हम लोग उसका रेडियस से भी मेजर कर सकते हैं, ये एपर्चर है r, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस फोकस से, यानी 22 सेंटीमीटर लेंस से, यहाँ पर आपको इसका इंटेंसिटी बताना है। तो इंटेंसिटी के लिए हम लोग ये वाला जो एरिया है, ये एरिया अगर फाइंड कर लें तो इंटेंसिटी मिल जाएगा, बिकॉज इंटेंसिटी होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। तो एनर्जी यहाँ पे हमें पता है, ये दिया हुआ है ना, इस रेडियस से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो ये दिया हुआ है। अब वही एनर्जी लेंस से क्रॉस करते हुए यहाँ कन्वर्ज किया, फिर यहाँ डाइवर्ज हो रहा है, इस एरिया पे फैल रहा है। तो चूँकि ये रेडियस जो है अपर्चर है वेरी स्मॉल है, तो ये तो और भी वेरी वेरी स्मॉल होगा। तो वेरी स्मॉल होगा तो ये जो रेज है सनलाइट से,
ये आफ्टर रिफ्रैक्शन इस एरिया पे जो फॉल करेगी तो माना जा सकता है कि ऑलमोस्ट परपेंडिकुलरली फॉल कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इंटेंसिटी जो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, तो बी केयरफुल, वहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में आपको ये इस एरिया पे नॉर्मल तो नहीं लग रहा होगा ये सारे रेज, लेकिन एज्यूम करेंगे बिकॉज क्योंकि इसका अपर्चर वेरी स्मॉल है, तो यहाँ भी ये एरिया एक्चुअली वेरी स्मॉल होगा, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तब हम लोग ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर मान सकते हैं, फाइन। तो चलो आगे कैलकुलेशन करते हैं। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स आर बाय आर, ठीक है, ये ट्रायंगल यहाँ से यहाँ और फिर ये यहाँ से यहाँ, ये दोनों ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। ये ट्रायंगल, तो इसमें सिमिलर ट्रायंगल है बिकॉज हम ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ये बेस भी सेम लाइन है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एंगल जो है एक्चुअली इक्वल है, तब इसके सिमिलर इस ट्रायंगल को कह सकते हैं एक्चुअली ऐसे, है ना। लेकिन ऊपर वाला नीचे वाला दोनों सेम है, तो दोनों को सिमिलर कहा जा सकता है। तो आर बाय आर इज 20/2। अब 20/2 कहाँ से हुआ, तो इस परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो इस बेस के रेशियो के इक्वल होगा। सो 20/2 दैट मीन्स 10, है रेशियो ऑफ एरिया। तो यहाँ की जो एरिया है और यहाँ की जो एरिया उसका रेशियो क्या होगा, सर्कुलर है माना जा सकता है। सो पाई स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर ले लेंगे, तो रेशियो ऑफ एरिया इज ए बाय ए विच इज आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर दैट मीन्स 100, फाइन। So now let's see the intensity. E be the energy incident on the lens. मान लो एनर्जी यहाँ पे टोटल ये जो है इंसिडेंट हुआ E है, तो E हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंटेंसिटी गिवन है 1.3 और एरिया है A। वही एनर्जी यहाँ पे फिर फॉल करने वाली है, तो वही एनर्जी हो जाएगा यहाँ की इंटेंसिटी इंटू ये एरिया। So same energy refracts through the lens. If I be the intensity at 22 centimeter from the lens, then E equals intensity into area again. So I times A. तो अब ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दो, I A प्रोडक्ट इक्वल होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 I A equals 1.3A. So I equals 1.3 times A by A. A by A है 100. So अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा कितना, 130 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। बट एग्जाम हॉल में इसका आंसर आप 130 नहीं लिखेंगे बल्कि 130.00, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक इनपुट देना होगा, फाइन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 14। ये है थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंडक्शन से। टू कंडक्टिंग सिलेंडर्स ऑफ इक्वल लेंथ but different radii are connected in series between two heat baths kept at temperatures T1 equals 300 Kelvin and T2 equals 100 Kelvin as shown in the figure. The radius of the bigger cylinder is twice that of the smaller one, and the thermal conductivities of the materials of the smaller and the larger cylinders are K1 and K2 respectively. If the temperature at the junction of the two cylinders in the steady state is 200 Kelvin, then K1 by K2 equals how much? तो यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो कि दो सिलेंडर्स हैं, इसके लेंथ इक्वल है L एंड L, दोनों अलग अलग क्रॉस सेक्शन का है, इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर्ड है ताकि कोई भी रेडिएशन लॉसेस ना हो साइड बाय साइड से। जो भी एनर्जी यहाँ से आएगी वो इस तरफ कंडक्ट होकर चली जाएगी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, स्टेडी स्टेट। तो इसका मतलब है जो हीट करंट यहाँ एंटर करेगी वही हीट करंट इसमें भी होगी, वही यहाँ पे बाहर भी चली जाएगी। तो सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू बोथ द रॉड्स बोथ द सिलेंडर शुड बी द सेम। यही इसका क्रक्स, यही इसका कॉन्सेप्ट है, फाइन। तो लेट्स सी, लेफ्ट और जंक्शन के बीच टेम्परेचर डिफरेंस 300 - 200 100 केल्विन, और जंक्शन और राइट वाले सेक्शन के बीच भी 200 - 100 100 केल्विन। टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है और थर्मल कंडक्टिविटी अलग है। बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर आप 10 सेकंड में दे सकते हो। लेट्स सी, T1 वे समझाने के लिए सब लिख रहा हूँ, T1 - Tj is 100 Kelvin, Tj - T2 is also 100 Kelvin. The series combination heat current must be the same. तो हीट करंट का फार्मूला जस्ट लाइक ओम्स लॉ होता है, I equals V by R। V जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके जगह पे थर्मोडायनेमिक्स में होता है थर्मल पोटेंशियल which is nothing but the temperature. So temperature difference delta T divided by R
हियर आई एंड डेल्टा टी आर सेम फॉर बोथ द सिलेंडर्स। आप देख रहे हो डेल्टा टी सेम है, करंट सेम होगा, लेंथ भी सेम है, तो R1 इक्वल्स R2 हो जाएगा। और R का फॉर्मूला होता है थर्मल रेसिस्टेंस का L/Ka, तो लेंथ भी सेम है, सो K1 और K2 का जो रेशियो है वो हो जाएगा A2/A1। इट्स सो सिंपल। सो K1/K2 इक्वल्स A2/A1। और एरिया का रेशियो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा, सो पाई टाइम्स 2r स्क्वायर इक्वल्स पाई टाइम्स r स्क्वायर, दैट मीन्स 4.00। ऑलराइट, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह से मैं आपके साथ ये JEE एडवांस्ड और JEE मेन अदर पेपर्स भी डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल JEE एडवांस चल रहा है, वेट कीजिए, आगे आपको JEE मेन, नीट वगैरह सब के सॉल्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग।